नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आज साल के 7वें महीने की 7वीं तारीख है और सुबह के 7 बजने वाले हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं और एक पॉजिटिव खबर के साथ। बिल्कुल, लोग गांधी दर्शन पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खुद को गांधी का बड़ा अनुयायी होने का दावा भी करते हैं, लेकिन आज आपको हम मिलवाते हैं बिहार के एक ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर से जिन्होंने गांधी की राह पर चलते हुए मिसाल कायम की है। प्रोफेसर ने लौटाए सैलरी के 24 लाख रुपए। क्लास नहीं मिलने पर लौटाई सैलरी। ईमानदारी की पेश की अनूठी मिसाल। मुजफ्फरपुर के नीतीश्वर कॉलेज के हिंदी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ललन कुमार सुर्खियों में हैं। दरअसल डॉक्टर ललन कुमार ने कॉलेज में स्टूडेंट्स की उपस्थिति लगातार नगण्य रहने पर अपनी 2 साल 9 महीने की पूरी सैलरी लौटाने की पेशकश की है। उनका कहना है कि जब 33 महीने स्टूडेंट को पढ़ाया ही नहीं तो फिर किस बात की सैलरी लूं। दरअसल डॉक्टर ललन सिंह ने पीजी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर का आग्रह किया था, जिसे नजरअंदाज किया गया, जिसके बाद उन्होंने न सिर्फ सैलरी के करीब 24 लाख रुपए लौटाने की पेशकश की है, बल्कि मांग पूरी नहीं होने पर आमरण अनशन की भी चेतावनी दी है। हमारी जो अकादमिक प्रतिभा है वो प्रतिभा हम अपनी जगह पर नहीं दिखा पा रहे हैं। यहाँ पर जैसे हमारी कोशिश है कि मैं मास्टर्स के बच्चों को पढ़ाऊँ, उसके ऊपर के बच्चों को पढ़ाऊँ। यहाँ पर चूँकि कॉलेज ही यूजी कॉलेज है और इसमें बच्चों की संख्या बहुत कमजोर है, यहाँ पर जो संतोषजनक नहीं हो पा रही है, तो ये दिक्कत है हमारे पास। मैंने उनको कहा कि एमडीडीए में क्लासेस होती है, आरडीएस में क्लास, तो वहाँ देने दीजिए मुझे। यूनिवर्सिटी पीजी डिपार्टमेंट में गेस्ट फैकल्टी उन्होंने नियुक्त किया रहा है, लेकिन वहाँ करके नहीं परमानेंट नहीं जा सकता। यदि सीट है वहाँ पर पढ़ा रहे हैं गेस्ट फैकल्टी, का मतलब परमानेंट की सीट है, वहाँ पर क्यों नहीं जाने दिया जाए। वहाँ पर पीजी डिपार्टमेंट में आज के डेट में बहुत अच्छी क्लासें होती है। मैंने उन कुलपति साहब को मौका दिया है कि इस पर संज्ञान विचार करके देखें, और विचार यदि नहीं मानते तो फिर मैं भूख हड़ताल आमरण अनशन पर जाऊँगा। फिर मामले को लेकर कॉलेज के प्रिंसिपल ने न सिर्फ अनभिज्ञता जताई है, बल्कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं होने के डॉक्टर ललन कुमार के आरोप को भी बेबुनियाद बताया है। महाविद्यालय के प्राचार्य हम हैं, तो ये हमारी जानकारी में नहीं था। कम या ज़्यादा ये संख्या होना एक अलग बात है, लेकिन कक्षाएं नियमित रूप से चलती हैं। इनकी मंशा है कि ये पीजी में जाएं और स्नातकोत्तर विभाग में अपने ज्ञान को दें, तो इसलिए शायद इन्होंने ये कोशिश की होगी। डॉक्टर ललन कुमार के आरोपों को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने भी गंभीरता से लिया है, साथ ही जांच का भरोसा दिया है। उसमें उन्होंने अपना चेक लगा के दिया था, 23 लाख समथिंग का था चेक। तो हमने कहा कि चेक को आप अपने पास रख लीजिए, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं कि हम आपसे चेक लें। हम लोग चाहेंगे उसके पहले इस समस्या का समाधान कर दें। पहले पूछ लेते हैं प्रिंसिपल साहब से, प्राचार्य महोदय से, कि क्या वस्तु स्थिति है, सही में उनको बच्चे नहीं मिलते हैं या क्या है। डॉक्टर ललन कुमार ने साफ कह दिया है कि बिना पढ़ाए वेतन लेना उन्हें कतई गवारा नहीं है। इस मामले में रजिस्ट्रार आर.के. ठाकुर से बात की तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि इस मामले की जांच हम कर रहे हैं। हालांकि चेक देने की उन्होंने कोशिश की, उस चेक को लौटा दिया गया है, लेकिन यह मामला काफी गंभीर है, तो इसकी जांच वो कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को बेहतर इलाज के लिए पटना से दिल्ली लाया गया है। लालू प्रसाद को एयर एम्बुलेंस से पटना के पारस अस्पताल से दिल्ली लेकर आया गया। लालू को इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में फिलहाल भर्ती कराया गया है। एम्स के कार्डियो न्यूरो साइंस सेंटर में लालू को भर्ती कराया गया है और देर रात पटना से लालू को दिल्ली लाया गया। उस दौरान जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अमितेश कुमार ने। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा है एम्स में। अभी एम्स में देखिए, इस एम्बुलेंस में लालू प्रसाद यादव हैं। उनकी तबीयत बेहद खराब है, काफी तबीयत खराब थी। उसके बाद लालू प्रसाद यादव को दिल्ली शिफ्ट किया गया है। पटना में निजी अस्पताल में भर्ती थे, उसके बाद उनको दिल्ली ले जाया गया। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से दिल्ली में एम्स में लालू प्रसाद यादव को शिफ्ट किया जा रहा है। और यहाँ पर तमाम जो यहाँ पर देख सकते हैं एम्बुलेंस है और तमाम जो लोग हैं उनके परिवार के लोग हैं यहाँ दिल्ली एम्स आ रहे हैं। सबसे पहले उनको इमरजेंसी ले जाया जा रहा है, उसके बाद कोल्ड प्राइवेट वार्ड में उनको शिफ्ट किया जाएगा, जहाँ पर उनका इलाज होगा। लालू प्रसाद यादव की स्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई थी, जिसके बाद उनको दिल्ली लाया गया, एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली लाया गया है और उसके बाद एयरपोर्ट से दिल्ली एम्स में अभी शिफ्ट किया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव की किडनी में प्रॉब्लम पहले से थी
और उसके बाद भी कई तरह की उनको बीमारियां हैं, शुगर लेवल फ्लक्चुएट कर रहा है, तमाम ऐसी दिक्कतें हैं, जिसके बाद उनको दिल्ली लाया गया है और यहाँ पर एम्स में अब उनका इलाज होगा। उनके कंधे की हड्डी में भी फ्रैक्चर था और उसके बाद जैसा नेता प्रतिपक्ष और उनके बेटे तेजस्वी यादव ने भी बताया कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत जो है नासाज है और दिल्ली में चूंकि उनकी केस हिस्ट्री है, यहाँ पर उनका इलाज पहले भी एम्स में चल रहा था, इसलिए यहाँ पर डॉक्टरों की निगरानी में उनका बेहतर इलाज हो सकेगा, इसीलिए उनको दिल्ली एम्स अभी शिफ्ट किया जा रहा है इस वक्त। कैमरामैन नरेश के साथ मितेश, न्यूज 18 दिल्ली। और बड़ी खबर इस वक्त गया से आ रही है, जहां भारी संख्या में कारतूस बरामद किए गए। 1787 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। नक्सलियों ने इस कारतूस को छिपाकर रखा हुआ था। एसएसबी, सीआरपीएफ और बांके बाजार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ये बड़ी सफलता मिली है। बांके बाजार थाना के 2 तल्ला पहाड़ी में ये कारतूस छिपाकर रखे गए थे, जहां से इसे बरामद किया गया। 1787 जिंदा कारतूस की बरामदगी, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और बड़ी खबर सीवान से आ रही है, जहां बाइक सवार अपराधियों ने गोली चलाई है। मॉर्निंग वॉक कर रहे युवक को गोली मारी गई है। मोबाइल छीनने का विरोध करने पर युवक के ऊपर गोलियां चलाई गई हैं। डॉक्टरों ने पीएमसीएच के लिए युवक को रेफर कर दिया है। महाराजगंज के देवरिया गांव की यह घटना, जहां पर युवक से मोबाइल छीनने की कोशिश की गई। विरोध करने पर युवक पर गोली चला दी गई है और फिलहाल बेहतर इलाज के लिए युवक को पीएमसीएच रेफर किया गया और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। राजीव नगर में आवासीय बोर्ड की जमीन से अवैध निर्माण तोड़े जाने पर हाईकोर्ट ने 14 जुलाई तक यथास्थिति को बरकरार रखने का आदेश दिया है और वहां रह रहे लोगों के लिए तत्काल बिजली और पानी की सुविधा उपलब्ध कराने को कहा है। हाईकोर्ट ने मलबा हटाने पर भी रोक लगा दिया। 2 और 3 जुलाई को पटना के राजीव नगर इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान चला। 40 एकड़ पर बने 70 घरों को एक एक कर तोड़ दिया गया। बुलडोजर के पहिए तब रुके जब हाईकोर्ट ने 3 जुलाई को कार्रवाई रोकने का आदेश दिया। 6 जुलाई को फिर से मामले की सुनवाई हुई और कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए। इसके अलावा कोर्ट ने और क्या कुछ आदेश दिया, आप भी जान लीजिए। कोर्ट ने 25 सालों के दरमियान इलाके में तैनात सभी सीओ, थाना प्रभारी और आवास बोर्ड के अधिकारियों की सूची मांगी है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि जमीन बेचने वाले निराला कोऑपरेटिव के पदाधिकारियों एवं अन्य को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए। उनके खिलाफ लंबित सभी मामलों की जाँच की जाए। जिन लोगों का बिजली पानी बंद किया गया है, उन्हें तत्काल इसकी सुविधा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही मलबा हटाने पर भी रोक लगा दी गई है। सुनवाई को अगली तिथि को आवास बोर्ड के अधिवक्ता न्यायालय को वो सारे मैनेजिंग डायरेक्टर की लिस्ट सूची पेश करें जो विगत 25 साल से वहां पदस्थापित रहे हैं। माननीय न्यायालय द्वारा उन्हें यह भी निर्देशित किया गया है कि वे विगत 25 साल से आवास बोर्ड में पदस्थापित स्टेट ऑफिसर्स का भी लिस्ट दें। उसके अलावे कुछ अन्य ऑफिसर्स के भी लिस्ट मांगे गए हैं आवास बोर्ड। हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी और तब तक के लिए हाईकोर्ट ने राजीव नगर में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। मतलब अवैध अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई जिला प्रशासन ने शुरू की थी, अब वो 14 जुलाई के बाद ही दोबारा शुरू हो पाएगी। न्यूज 18 के लिए पटना से रितु रोहिणी की रिपोर्ट। और बड़ी खबर अरवल से आ रही है, जहां 2 नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 3 लड़कों के ऊपर यह आरोप है जिन्होंने गैंग रेप किया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अपराधी अभी गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। 2 नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। 3 युवकों के ऊपर यह आरोप है, लेकिन ये तीनों युवक अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाए हैं। तो बड़ी खबर अरवल से, जहां पर 2 लड़कियों के साथ सामूहिक रौब से दुष्कर्म किया गया है। 3 युवकों के ऊपर इस पर मामला, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक किसी की नहीं। सोशल मीडिया पर सौहार्द बिगाड़ने वाली टिप्पणी को लेकर हिंदू पुत्र संगठन के संस्थापक राजीव ब्रह्मर्षि को हाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। पोस्ट डिलीट होने के बाद राजीव को गिरफ्तार किया गया।
राजीव ब्रह्मर्षि ने एक समुदाय को लेकर टिप्पणी की थी जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का अंदेशा था। हालांकि जिला प्रशासन ने तत्काल पोस्ट को डिलीट करवा दिया, लेकिन हेडक्वार्टर के टेक्निकल सेल ने पोस्ट को नोटिस कर लिया और हेडक्वार्टर के आदेश पर उनकी गिरफ्तारी की गई। हालांकि गिरफ्तारी के दौरान राजीव के समर्थकों ने नारेबाजी भी की। हमने केवल इतना कहा था कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं का गला काटने के लिए घूम रहे हैं, सतर्क रहना, इस पर आपत्ति है। रोहतास पुलिस ने बजरंग दल के संयोजक सन्नी कुमार सिंह उर्फ आर्या राजपूत को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम प्रतीक शर्मा है। बताया जा रहा है कि 4 दिन पहले व्हाट्सएप के जरिए सन्नी सिंह को राजस्थान के उदयपुर की तर्ज पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई थी। जांच में पता चला कि धमकी देने वाला प्रतीक शर्मा, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। प्रतीक कुमार शर्मा, पेशर कामेश्वर प्रसाद शर्मा, साकिन धरारा, वार्ड नंबर 15, थाना दरिहट का ये रहने वाला है और इस घटना में उपयोग किया गया मोबाइल को भी उसके पास से जब्त किया गया है। और जब उससे पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा बताया गया कि राजस्थान के उदयपुर की घटना का नाम लेकर के उसके द्वारा इस प्रकार से एक इंटरनेट जनरेटेड फेक व्हाट्सएप नंबर से धमकी भरा मैसेज दिया गया था और उसके द्वारा यह भी बतलाया गया है कि वो वादी से पूर्व से परिचित है और उनका पूर्व से जान पहचान है। सासाराम कोर्ट ने विक्रमगंज के पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह और उनकी पत्नी कुसुम देवी को हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 60,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। दरअसल साल 2017 में विक्रमगंज के तेंदुनी में सलेहा खातून नामक एक बच्ची की हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड में वादी मुन्ना कुमार ने मामला दर्ज कराया था। कटिहार में एक लड़की से छेड़खानी की कोशिश मंचलों को भारी पड़ गई। वीडियो दुर्गा मंदिर का बताया जाता है, जहां एक स्कूली छात्रा ने मंचले की जमकर धुनाई कर दी और ये वो वीडियो है। बताया जा रहा है कि मंचले ने लड़की से छेड़खानी की कोशिश की, जिसके बाद लड़की ने उसकी जमकर धुनाई की। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ठीक है, देख लीजिए। भागलपुर के कचहरी चौक पर महिला के साथ छेड़खानी करना व्यवसायी को भारी पड़ गया। महिला ने कारोबारी को जोरदार थप्पड़ रसीद कर दी। दरअसल ऑटो रिक्शा पर सवार महिला से ऑटो रिक्शा पर सवार सहयात्री ने छेड़खानी के साथ अश्लील इशारे भी किया। महिला के विरोध करने के बाद व्यवसायी दूसरे ऑटो से भागने लगता है। महिला ने व्यवसायी का पीछा करते हुए कचहरी चौक के पास उसे दबोचा। ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी में महिला ने मंचले व्यवसायी को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। व्यवसायी ने छेड़खानी के आरोपों को हालांकि खारिज किया है। उसने महिला से माफी भी मांगी। है तो हम उतर गए, वहाँ दूसरे टेम्पो पर आए। यहाँ वो पीछे से आके सीधे हमसे उलझ गई, सीधे आके उलझ गई। हम कहे क्यों उलझ रही, क्या है गलती? तो हम कहें कि भाई अब इनसे सॉरी कर दिया, अरे महिला हैं, कुछ भी कहेंगे तो लोग इनकी बात को ज़्यादा समझेगा। टेम्पो पर तो भीड़ भाड़ रहता है, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, ट्रेन में भीड़ भाड़ रहता है, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, ये करने लगता है। तो हम सोचे इससे अच्छा है कि हम अपना काहे के लिए इनसे महिलाएं मुंह लगाएं। बस इतने हैं हम लोग। हम चाहे हट जाए। छेड़खानी का आरोप लगाया आपके नहीं हुआ, अब तो मान लीजिए थप्पड़ मार दी। हाँ, और भाग गई है वो। हाँ। खबर दानापुर से, जहां आर्मी सेंट्रल कमांड इंटेलिजेंस बटालियन लखनऊ ने दानापुर पुलिस की मदद से रिटायर्ड आर्मी हवलदार से 10,000 घूस लेते सेना के वेतन लेखा कार्यालय के सीनियर ऑडिटर धनंजय कुमार को गिरफ्तार किया है। धनंजय कुमार पर सेना के रिटायर्ड हवलदार के ग्रेच्युटी और छुट्टी का पैसा निकालने के नाम पर घूस लेने का आरोप है। दानापुर पुलिस का कहना है कि न्यू ताराचक निवासी पूर्व सैनिक ने सेना के सेंट्रल कमांड इंटेलिजेंस बटालियन लखनऊ को लिखित शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। जो सूचक है इस बात के, सूचक ने धनंजय कुमार को 10,000 रुपया दिया। वो ले करके अपने फुल पैंट के दाहिने जेब में
पैसा रख लिए। ये गेट के बाहर, कार्यालय के गेट के बाहर उन्होंने पैसा दिया। उसके बाद सूचक के द्वारा इशारा किया गया और हम लोगों ने जाकर के उनको पकड़ा। सिवान पुलिस ने जाली नोट के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 100 और 200 रुपए के जाली नोट बरामद किए गए। पकड़े गए व्यक्ति का नाम राजू दुबे है। पुलिस ने खुरमाबाद गांव में एक घर में छापेमारी कर नोट की बरामदगी की और अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जाली नोट के कारोबारियों का नेटवर्क कहां तक फैला है। खबर नालंदा से। जिले में महिला के साथ नवजात बच्ची की हत्या के मामले सामने आए। घटना अस्थामा थाना क्षेत्र के जीयर गांव का है। मृतक की पहचान जयमंती देवी के तौर पर की गई है और लड़की का नाम पीहू कुमारी बताया जा रहा है। खबर के मुताबिक गांव के प्रदीप पासवान का दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी ने इसका विरोध किया। तभी गुस्से में आकर आरोपी ने पत्नी और मासूम बच्ची की ही हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ स्थित सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद से आरोपी के घर वाले फरार बताए जा रहे हैं। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। किसी बात करता था, ओकर घर वाला सब सपोर्ट करता था कि हाँ कर तो नहीं पतिया, मेरे चक्कर में मार दिया। जान से फांसी लगा के दोनों बउआ है वो देखी के 3 बउआ है उसको लेके भाग गया। इसके घर वाला पति और इसके सास ससुर। नेपाल की तराई क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के चलते बिहार की कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नदियों से कई इलाकों में कटाव से लोग अब दहशत में हैं। हम आपको कुछ जिलों की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि कैसे कटाव से दहशत की स्थिति बनी हुई है। नेपाल में लगातार बारिश से बिहार की कई नदियां उफान पर है। नेपाल सीमा से सटे जिलों में भारी तबाही मची है। घर और खेत खलिहान नदी में समा गए हैं। सीतामढ़ी में बागमती नदी कहर बरपा रही है। सबसे खराब स्थिति मेजरगंज की है। रसूलपुर में बागमती नदी से कटाव के कारण लोगों में हाहाकार की स्थिति मची हुई है। कटाव से लोग दहशत में हैं। अब तक दर्जनों एकड़ जमीन और कई घर नदी में समा चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कटाव निरोधी काम हो रहा है, लेकिन वो कटाव रोकने के लिए काफी नहीं है। उधर नवगछिया के बड़े इलाके में कटाव जारी है। लोग पलायन को मजबूर हैं। लोग घर-बार छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं। साथ ही घर को खुद तोड़कर उसकी निशानियां भी साथ ले जा रहे हैं। ये सभी कोसी के कहर से मजबूर। गोपालपुर में कोसी के कटाव से 30 से 40 घर कट चुके हैं। अभी तक कोई अधिकारी कटाव पीड़ितों का हाल लेने नहीं पहुंचे हैं। लोगों की शिकायत है कि अब तक प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। उनके सामने खाने के लाले पड़े हैं। कटिहार के मनिहारी गंगा घाट के झारखंड के साहिबगंज तक चलने वाले बड़े जहाजों से परिचालन ठप हो गया है, जिसके कारण लोगों को नदी के उस पार जाने में परेशानी हो रही है। बड़े जहाजों का परिचालन ठप होने का मुख्य कारण रेलवे और फेरी वालों के बीच जारी विवाद है। सेवा बंद होने से परेशान लोग छोटी नाव के सहारे अधिक पैसा देकर गंगा के उस पार जाने को मजबूर हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बरकरार है। फेरी सेवा से जुड़े लोग के साथ साथ स्थानीय यात्री जिला प्रशासन से मामले का जल्द समाधान कर जहाजों का परिचालन शुरू करने की मांग कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश रंजन, भागलपुर से आशीष रंजन और कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक